झूमेगी, कुछ सीख नया, कुछ सिखा तू, है फौलादी दिखा तू, कमर कस और सीना तान ले, एक बात पर गांठ बांध ले, बदलाव की तान साथ ले। दूरदर्शन किसान, छेड़ो बातें बदलाव की। नमस्कार, चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास सिंह। भागीरथ की कठिन तपस्या के बाद धरती पर गंगा अवतरित हुई। गंगा हमारे लिए एक नदी ही नहीं, जीवनदायिनी है, हमारी आस्था भी है उनके साथ। 2500 किलोमीटर की लंबी इस धारा को अविरल और निर्मल बनाने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा नमामि गंगे परियोजना शुरू की गई है। इसी परियोजना के तहत कल 231 नए प्रोजेक्टों को शुरू किया गया है। हम इसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान है, सबसे पहले हम उनका परिचय करा देते हैं आपसे। हमारे साथ हैं उत्कर्ष सिन्हा जी, वरिष्ठ पत्रकार, और हमारे साथ हैं चंद्रभूषण पांडे जी, समाज सेवी, जल संरक्षण और जल प्रदूषण पर काम करते हैं। आप सभी लोगों का स्टूडियो में स्वागत है। पांडे जी, सबसे पहला सवाल हम आपसे ही लेते हैं। जिस तरीके से एक कठिन तपस्या के बाद माना जाता है पौराणिक आधार पर गंगा धरती पर अवतरित हुई, एक बड़ी आस्था भी है हमारे देश के लोगों को गंगा से। इस गंगा को निर्मल और पावन बनाने के लिए एक भगीरथी प्रयास केंद्र सरकार के द्वारा किया गया, जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट चालू किया गया है। इसके तहत कल 231 योजनाओं को लॉन्च किया गया है। इसके तहत अब किस तरीके से देखना चाहिए कि किस तरीके से दिशा में आगे बढ़े काम, कि गंगा अविरल बनी रहे, उसमें कहीं न कहीं जो तरीके से लोग प्रदूषण कर रहे हैं उनको भी रोका जा सके, इन सब चीजों को कैसे सम्मिलित किया जा सकेगा? नहीं, बहुत ही खुशी का क्षण था कल कि हम लोग एक ऐसे सपने को साकार होते देख रहे थे जिसकी आशा हम लोग 1985 से लगाए हुए थे। और गंगा में तमाम पैसे खर्च हुए, तमाम काम हुए, लेकिन हम लोगों को जो प्रत्याशित लक्ष्य थे वो नहीं मिल पाए। तो कहीं न कहीं से कल वो घड़ी आ गई जब मुझे लगा कि ये भगीरथ भी एक राजा थे इस धरती के, और जिनका साम्राज्य पूरी धरती पर फैला हुआ था, उन्होंने इस नदी को चिंता किया था। और उस एक दूसरा राजा फिर होता है, उसका नाम नरेंद्र मोदी, और उसको भी वही गंभीरता, वही ईमानदारी, वही पारदर्शिता, वही प्रतिबद्धता उसके विजन में दिखती है। और कल मैंने देखा कि 3-4 बड़े मंत्री जब हरिद्वार में, एक बहुत ही ईमानदार उनके चेहरे के जो भाव दिख रहा था, वो लग रहा था कि नहीं, इनके इस कार्य में राजनीति नहीं है। और 231 स्थानों पर एक बड़ा बहुत भव्य 104 स्थानों पर 231 परियोजनाओं के माध्यम से करीब 2000 करोड़ की परियोजनाएं एक दिन नदी के तटों को समर्पित कर दीजिए। ये भी अपने आप में एक इतिहास है। ये भी इसमें करीब 200 से ज्यादा जनप्रतिनिधि एक साथ एक नदी के तट पे खड़े होकर नदी के लिए काम कर रहे हो, तो ये बड़ी चीज है।
हाँ, ये जरूर देखना होगा। देखिए, नदी की जो समस्या है ना, ये कोई शॉर्ट टर्म इसकी सोल्यूशन नहीं है। अगर कई बार आम लोग ये सोचते हैं कि गंगा में मोदी जी आए बनारस तो गंगा को एकदम बदल देंगे, ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। मैं ये मानता हूँ कि किसी भी समस्या को जो 50 सालों में निर्मित हुई हो, कोई समस्या जिसमें 125 करोड़ लोग उसमें। पांडे जी, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और हरियाणा को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। यहाँ पर बसे घाटों को सजाया जाएगा, संवारा जाएगा, प्लांटेशन किया जाएगा इस योजना के तहत। तो लगभग एक बड़ी परियोजना, दूरगामी परिणाम आएंगे इसके। निश्चित। देखिए, पहली बार ऐसा हुआ कि नदियों को लेकर एक समग्र सोच आई है। अभी तो हम लोग टुकड़ों में सोचते थे, ये सोचते थे सीवेज का पानी जा रहा है, रोक लो, ट्रीट कर दो, इस तरह से। देखिए, नदी क्या है ना, एक जीवंत प्रणाली है, एक इकोसिस्टम है। ये नदी का पूरा, ये सॉइल एंड वाटर मैनेजमेंट का पूरा एक प्लान है। इसमें आपको मिट्टी पे भी काम करना है, पानी पर भी काम करना है। इसलिए उसमें उन्होंने लिया है, बायोडाइवर्सिटी सेंटर भी बना रहे हैं, घाटों को सौंदर्यीकरण भी कर रहे हैं, गंगा ग्राम बना रहे हैं, गंगा वन बना रहे हैं। और वहाँ की जो एक बड़ी समस्या हमारे जो वहाँ पे ये स्मशान घाट थे, वो भी एक बड़ी समस्या, अव्यवस्था, अराजकता के वो केंद्र बने हुए दिखते हैं। जैसा मैंने कई पदयात्राओं में देखा है कि बड़े मतलब कोई प्रबंधन ही नहीं दिखता वहां पे, तो उन सब चीजों को भी फोकस किया गया है। तो बहुत समग्रता में, बहुत ही ठंडे दिमाग से, बहुत ही सुनियोजित तरीके से और पुरानी विफलताओं से शिक्षा लेते हुए एक अच्छी योजना सामने आई है, बहुत अच्छी है। जी, उत्कृष्ट जी, कल उमा भारती जी ने बताया इस योजना में कि इस योजना में राज्यों से पैसा नहीं लिया जाएगा। ये योजना सीधे केंद्र सरकार द्वारा संचालित की जाएगी, जो कहीं न कहीं अब लेकिन केंद्र राज्यों का सहयोग एक बड़ा कदम माना जाएगा। बिना उनके सहयोग से इतना बड़ा प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो सकता है, तो कहीं न कहीं उनकी भागीदारी की ज्यादा जरूरत है। निश्चित तौर पर केंद्र और राज्य के संबंध इस तरह से हैं भारतीय व्यवस्था के भीतर कि बिना राज्यों के सहयोग के केंद्र की कोई योजना सफल नहीं हो सकती। और अच्छी बात यह है कि गंगा जैसी परियोजना का विरोध कोई राज्य करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि गंगा एक पॉलिटिकल मसला नहीं है। गंगा जो है आम आवाम से जुड़ा हुआ एक विषय है और हर आदमी की श्रद्धा भी उसके साथ जुड़ी है और उसके साथ उसकी जिंदगी वास्तव में प्रैक्टिकली भी जुड़ी हुई है। लेकिन ये जरूर अच्छा काम किया केंद्र मंत्रालय ने कि राज्यों से पैसे का जो रिश्ता था उसको चेक कर लिया। वरना कई बार हमने देखा है ऐसे मसलों के ऊपर जो जब राजनीति शुरू होती है, श्रेय लेने की राजनीति शुरू होती है, तो फिर ये होता है कि केंद्र ने पैसे अपने नहीं दिए तो राज्य ने अपना अंशदान नहीं दिया और फिर उसकी एनओसी नहीं मिली। तो ये ऐसे पचड़े होते हैं वित्तीय, जिसकी वजह से कुल मिला के परियोजना का बड़ा नुकसान होता है। गंगा की निर्मलता, अविरलता और उसको बहुत अपने वास्तविक स्वरूप में लाना, इसमें ऐसी छोटी छोटी प्रशासनिक जो दिक्कतें हैं उनको दूर करने के लिए ये कदम उठाया है केंद्रीय मंत्रालय ने। और ये निश्चित तौर पर ये कदम जो है इस परियोजना की रफ्तार को बहुत आगे बढ़ा देगा। जी, जो व्यवधान समय समय पर आने की संभावनाएं, खासतौर से चुनावी सालों में आने की संभावनाएं होती हैं, वो संभावनाएं पूरी तरह से खत्म हो गई। जी, इसमें प्रदूषण लेवल नापने के लिए भी किया गया है, तो इसको कैसे देखते हैं? इतना बड़ा प्लांट गंगा के किनारे लगाए जाएंगे, इसको किस तरीके से देखिए जाएगा? क्या है कि इस पूरी योजना के स्वरूप को आप देखिए तो अभी पांडे जी ने एक चीज बहुत अच्छी कही कि इसमें बड़ी समग्रता है, इस योजना के भीतर बड़ी समग्रता है। हमने पहली बार देखा था 80 के दशक में जब गंगा के ऊपर एक बड़ी परियोजना आई थी, उसके बाद फिर 2009 में गंगा को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया और अब वो समय आ गया है, कल वो समय आया जब गंगा को समग्रता के साथ, क्योंकि देखिए इस परियोजना के भीतर न सिर्फ घाटों का सुंदरीकरण है, वो तो एक बड़ा छोटा पार्ट है, वो तो वैसे भी हो रहा था, लेकिन उसके किनारे शौचालयों की पूरी व्यवस्था, जी, शमशान घाटों का पूरा एक अलग मैकेनिज्म, बायोडाइवर्सिटी को सिक्योर करने का एक एस्पेक्ट, और जो आपने बात की पर्यावरण वाली, गंगा की जो पूरी की पूरी जो कहा जाता था कि नाले गिर जा रहे हैं या इसके साथ साथ गंगा के साथ ये भी देखा है कि तालाब जो उसके साथ लगे हुए नजदीक उसके कैचमेंट में, उनके संरक्षण की भी बात है। जी जी, हम अपनी चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन हमें एक ब्रेक पे जाना पड़ रहा है। Today, businesses and investors across the globe are looking for newer growth destinations with great potential, and one destination is emerging with promise and unlimited potential. Uttar Pradesh is rising up with exciting opportunities. Uttar Pradesh is growing fast. It is the vast land where a huge population thrives. It has 7 cities with a population of over 1 million.
with a growing per capita income, creating one of the largest consuming classes. The steady increase of income levels in Uttar Pradesh are speeding. Rising rural employment and purchasing power is driving consumer spending. Steady increase in income levels has enhanced buying power. Today, the service sector and the primary sector have a big share in the economy. This has given Uttar Pradesh a formidable share of exports in India's SME sector. Great roadways, expressways, and economic corridors offer good connectivity, making sure these exports reach the world. International connectivity from UP to the Middle East by air from Lucknow takes exports even further. The key enablers of growth make Uttar Pradesh a great destination. Not just these resources, but the power of a skilled workforce is also getting ready here. The 12th five-year plan targets 22,000 crore rupees of investments and several thousand new MSMEs set up. Now, as power and resources meet, it is time for huge growth again. It is time for the creation of employment opportunities for 10 million people. At Uttar Pradesh, every lever is being pulled to offer sustained growth. Fueling this growth is the perfect scenario created by attractive industrial policies coupled with sector-specific policies. Priorities have been pinpointed to create a better business environment. With these policies and procedures, Uttar Pradesh is on the path of rising even higher. The biggest players of the biggest sectors are here: auto engineering, MSMEs, tourism, food processing, manufacturing, meat and poultry, infrastructure. All the industrial areas and prolific regions are going to be brought closer by the novel concept of the Delhi-Mumbai Industrial Corridor. The DMIC is a 1,483 kilometer long project passing through Uttar Pradesh, Haryana, Rajasthan, Gujarat, Madhya Pradesh and Maharashtra. The first in this project is the high-tech industrial township at Greater Noida. The multimodal transportation hub, Boraki, is the second that has already started. The DMIC continues with the Dadri Noida Ghaziabad Industrial Region, multimodal logistic hub, Greater Noida and more. DMIC is the rising face of Uttar Pradesh. The Trans-Ganga project at Unnao, Plastic City at Auraiya, Shaktiman Mega Food Park at Jagdishpur, Mega Leather Cluster at Hardoi and Kanpur, all are setting the rise higher up with rising Uttar Pradesh. We welcome you to be a part of this journey in the land of unlimited potential, geared towards transforming lives. ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। पांडे जी, आपसे सवाल लेना चाहेंगे। कल जैसा कि इस योजना के तहत बताया गया कि इस योजना का काम 3 चरणों में पूरा किया जाएगा और पहला चरण अक्टूबर तक पूरा कर लिया जाएगा, बाकी 2 चरण अगले 2 सालों में किए जाएंगे। आप इस बात को किस तरीके से देखते हैं कि नमामि गंगे परियोजना और इससे पहले की सरकारें जो परियोजनाएं चलाई थी, गंगा सफाई को लेकर काफी ज्यादा पैसा भी खर्चा किया गया, किस तरीके से तुलना करते हैं आप? देखिए, ये विषय बड़ा अच्छा आपने उठा दिया। एक्चुअली हुआ क्या कि प्रधानमंत्री जी जब शपथ ग्रहण लिए तो मैं कई अनौपचारिक चर्चाओं में उमा जी के साथ मेरी बात हुई, तो उन्होंने इस बात को रखा कि प्रधानमंत्री जी ने पूछा कि ये पता करो गंगा एक्शन प्लान फ्लॉप क्यों हुई, क्या कारण थे, क्या परिस्थितियां थी कि इतनी महत्वाकांक्षी योजना विफल हो गई। तो उसमें 2-3 चीजें उभर के आई। पहला तो ये था कि इसमें केंद्र राज्य के बीच जो संसाधनों का बजट का हिस्सेदारी थी वो एक बड़ा कारण था, उसमें समन्वय का संकट। तो उन्होंने पहला चीज तो ये किया, ये दोनों योजनाओं में अंतर आया कि अब ये 100% सेंट्रली फाइनेंस्ड प्लान हो गई। दूसरा ये देखा कि इसके क्रियान्वयन में जो जल निगम जैसा बहुत ही अक्षम विभाग काम करता है, जिसको कि पीने के पानी की आपूर्ति का तजुर्बा तो है, लेकिन इसके अलावा पोल्यूशन इत्यादि उसको समझ नहीं, एक्सपर्टाइज नहीं, उसके पास संसाधन भी नहीं है, उसके पास स्टॉक भी नहीं है। अब यूपी जैसे राज्य में देखेंगे तो यहाँ पे जल निगम का एमडी कई सालों तक नहीं रहता है, तो बड़ी चुनौतियां थी। तो उन्होंने ये देखा कि इसको क्रियान्वित करने वाली जो एजेंसी होगी वो भी एक स्पेशल पर्पज व्हीकल होगी, वो भी आ रही है आपके सामने। तीसरा देखिए, जो सबसे बड़ी चीज ये देखा कि योजनाओं में जैसे अभी आप यूपी के देखें तो अभी एक एसटीपी के लिए जगह ढूंढी जा रही है 2 साल से, बनारस में जगह नहीं मिल रही है जी, लड़ाई चल रही है। इलाहाबाद में ढेर सारे पैसे रिलीज पड़े लेकिन राज्य सरकार खर्च नहीं कर पा रही, पुराना पैसा है गंगा एक्शन प्लान के समय का। तो ये सब चीजों को देखते हुए उन्होंने मॉनिटरिंग पे बड़ा जोर दिया। एक कमेटी ऐसी है जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मॉनिटर कर रही है, उसमें मिनिस्टर्स और ये सारे चीफ मिनिस्टर्स हैं। दूसरी कमेटी ऐसी है जो कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में है।
तीसरी कमेटी है जो चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में विभिन्न राज्यों में है, 5 राज्यों में है। चौथी कमेटी जो है कलेक्टर या जिलाधिकारी की अध्यक्षता में। तो मतलब इसमें कि अनुश्रवण हो और फील्ड तक अनुश्रवण हो, कहीं कोई भी किसी भी तरह की लापरवाही के लिए अवसर नहीं है। एक तो बड़ा ये अंतर है। दूसरा जो है, ये दोनों योजनाओं में जो बड़ा अंतर है नीति और नियत का अंतर है। देखिए, जब तक आप में क्लैरिटी नहीं होगी ना, जब में आप में ईमानदारी नहीं होती ना, योजनाएं फलीभूत नहीं हो पाती। देखिए, कागजी योजनाएं कागज में सिमट के रह जाती हैं। जब आपकी भावनाएं पवित्र होती हैं, प्रतिबद्धता होती है, ईमानदारी होती है, साफगोई होती है, तो रिजल्ट लेकर आती है। ये अंतर है। इसमें एक और चीज जोड़ी गई है कि गंगा सहित गंगा में मिलने वाली जो नदियां हैं उनको भी इसमें सम्मिलित किया गया है। निश्चित, इसमें देखिए ये किया गया है, पूरा इंटीग्रेटेड सॉइल एंड वाटर प्रोजेक्ट है। इसमें जैसा कि अभी उत्कर्ष जी ने बहुत अच्छे तरीके से इस बात को रखा कि इसमें केवल गंगा की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। इसमें हम गंगा किनारे तालाबों को भी लेंगे, ट्रिब्यूटरीज को भी लेंगे, इवन ऑर्गेनिक फार्मिंग की भी बात की जा रही है कि गंगा के किनारे जो मिट्टी है उसमें जैविक खेती को भी प्रोत्साहित किया जाए, ताकि जो केमिजेशन हो रहा है मिट्टी में वो रसायन जो है नदियों में आकर दूषित करता है उसको भी रोका जाए। तो पहली बार बहुत समग्र योजना आई है। निश्चित। उत्कर्ष जी, अगर देखा जाता है गंगा में लगभग 3000 MLD सीवेज डाला जाता है प्रतिवर्ष, जबकि हम साफ 1000 MLD ही कर पाते हैं। इसके लिए एक विशेष तरीके के कार्य करने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से गंगा प्रदूषित और मैली होती जा रही है उसको रोकना एक सरकार के लिए बड़ा लक्ष्य होगा। देखिए, बिल्कुल ये सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि आप अगर देखिए तो पिछले 20 सालों में जिस तरह से भारत के भीतर शहरीकरण और उद्योग लगे, उनको उस समग्रता में देखा ही नहीं गया। वहां पे फोकस सिर्फ ये था कि हाँ इंडस्ट्री लगा दीजिए, इंडस्ट्री लगा दीजिए, तो इंडस्ट्री का सीवेज कहाँ जाएगा, उसका केमिकल कहाँ जाएगा, इसके बारे में हमारे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कभी बहुत सीरियसली काम नहीं किया, बहुत गंभीरता से। इसी तरह शहरीकरण जिस तरीके से बढ़ा तो उसने बहुत अनियंत्रित विकास किया। अब ये जो चुनौती हमारी है कि जितना सीवर का पानी आ रहा है, गंदा पानी आ रहा है, हम उसको शोधित नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए ही जरूरी है कि और ये भी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, जो गंगा के किनारे नदियां, उनके किनारों से भी बहुत जा रहा है। गोमती का पानी बहुत कई बार प्रदूषित होता है, दूसरी नदियां हैं जो प्रदूषण करती हैं, और उनका पानी जब गंगा में जाता है तो अपने आप होता है। तो एक बात तो ये कि सहायक नदियों को शामिल कर लेना इसमें, और दूसरी बात कि गंगा को शुद्ध करना ये एक परियोजना का काम नहीं है, ये समाज का भी काम है जी। तो परियोजना तो सरकार ने इतनी अच्छी लाई कि उसके भीतर हर एंगल, हर एस्पेक्ट को कवर अप किया। अब थोड़ी सी जागरूकता समाज के भीतर, समाज की भागीदारी बड़ी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अगर आप ये नहीं सोचेंगे कि ये गंगा में ये प्रदूषण जा कहां से रहा है, समाज के ही अलग हिस्सों से जा रहा है, तो वो उनको भी अपनी जिम्मेदारी इसी। देखिए, ये जो सुंदरीकरण वाला जो पूरा एस्पेक्ट है, पहला चरण, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये इस तरह से नहीं देखना चाहिए कि साहब आपने घाट बना दिए या कुछ बना दिए। वो एक माहौल बनाता है, एक सफाई का, स्वच्छता का एक माहौल बनाता है। इसके साथ स्वच्छ भारत मिशन जिस तरह से लॉन्च हुआ, उसने एक मानसिकता पैदा की है। तो अब कुल मिला के ये मशीनों से प्रदूषण को नियंत्रित करना या अपने नदी के पानी को साफ कर लेना, ये तो बहुत छोटा, कभी भी पूरा नहीं हो सकता। लेकिन जब इंडस्ट्रीज इस बात को समझेंगी, वो ईमानदारी से करेंगी, जब शहरीकरण की योजनाएं बनेंगी, उसके भीतर ही इनबिल्ट प्रोसेस होगा, तो एक देखिएगा कि धीरे धीरे समय में जो पानी बह के आ रहा है वो साफ पानी ही आएगा। फिर हमको अलग से प्लांट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्लांट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पांडे जी, गंगा की निर्मल अविरल धारा बहती रहे, इसके लिए ढेर सारे प्रयास किए जा रहे हैं इस प्रोजेक्ट के तहत। लेकिन आखिर कहाँ कहाँ सबसे ज्यादा गंगा को दिक्कत होती है? जैसे कानपुर हुआ, इलाहाबाद हुआ, या औद्योगिक कचरा जो बड़े शहरों से आके मिल रहा है सीधा, तो इसके लिए लोगों को क्या प्रयास करने चाहिए? जिस तरीके से जो सीवेज प्लांट लगाए जाते हैं, एक्चुअल में अगर जमीनी स्थिति देखी जाए उनकी, तो कहीं पूरी तरीके से कारगर नजर नहीं आते हैं। तो उसके लिए और भी जरूरत है इसके कड़ी कार्रवाई की भी। निश्चित। देखिए, आप ये देखेंगे कि गंगा का गला घोटने वाले कुछ केंद्र हैं, जैसे उसमें कानपुर की बात है, दिल्ली की बात है। दो बात तो आपको करना पड़ेगा। मैंने एक पदयात्रा प्रयाग से दिल्ली यमुना की थी, तो सवाल आता था आप गंगा पे क्यों नहीं काम कर रहे हैं। तो उसमें मैंने विषय उठाया कि देश की राजधानी, जहाँ राष्ट्रपति से लेके सारे सत्ता प्रतिष्ठान है, वो एक नदी का गला घोट रहे हैं, उस नदी को बर्बाद कर दिया। तो मैंने कहा इस दिल्ली में रहने वाले लोगों को जगाने के लिए मैं दिल्ली आ रहा हूँ। तो देखिए, जो गंगा की दुर्दशा है ना, उसका तो सबसे बड़ा दुर्दशा कारण दिल्ली है आपका, क्योंकि यमुना जो है एक बहुत बड़ा कचरा लेके आ रही है। दूसरा, कानपुर में 700 से अधिक उद्यम है और उनके सीवेज ट्रीटमेंट के तमाम स्ट्रक्चर भी बिल्डअप है।
लेकिन वो काम नहीं कर रहे हैं। उसको चलाने के लिए वो डीजल नहीं खर्च करना चाहते, बिजली नहीं खर्च करना चाहते। मतलब अजीब तरह की अराजकता और लापरवाही है। तो मुझे लगता है कि इस परियोजना में इन विषयों को फोकस किया गया है और आगे चल के ये भी है कि आगे जो उद्यम स्थापित होंगे उनको ऑलरेडी इस स्ट्रक्चर के साथ आना पड़ेगा। तो अभी गंगा की जो चुनौतियां हैं वो दो हैं कि जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट आ रहे हैं उनको प्रॉपर्ली कंट्रोल कर लिया जाए। उसमें नीतिगत परिवर्तन हो गए हैं, अब सरकार ने तय कर लिया। दो बड़ा अच्छा परिवर्तन सरकार ने किया। एक तो सुप्रीम कोर्ट में एक रिट विचाराधीन है। उस रिट में आपको याद होगा जो केदारनाथ त्रासदी हुई थी तो उसमें जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट थे उनको रोकने की बात हुई थी, कोर्ट ने सारे प्रोजेक्ट रोक दिया। और वहां पे उत्तराखंड की कांग्रेस सरकार चाहती है कि प्रोजेक्ट चालू हो जाए, हो सकता है उनके कुछ लोग उसमें इन्वॉल्व हो। लेकिन केंद्र का वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री ने बहुत स्पष्ट एफिडेविट जो है दे दिया है कि मदन मोहन मालवीय जी ने जो 1915-16 में समझौता अंग्रेजों की सरकार से किया था कि गंगा का एक निश्चित प्रवाह स्तर बनाए रखना है, ये सरकार उस पर सहमत हो गई है। और इस सरकार ने भी तय कर दिया कि उस प्रवाह को प्रभावित करने के अगर की दशा में कोई भी बात आते तो कोई बात नहीं बनाई जाएगी। ये बड़ी खुशी की बात है। देखिए बहुत बड़ा फैसला, लेकिन समझना पड़ेगा, जनता के बीच में जाना चाहिए बात कि हम किसी भी गंगा एवं उसकी ट्रिब्यूटरी किसी बात नहीं बनाएंगे अगर उसके इकोलॉजिकल फ्लो को घटने की परिस्थितियां बनती हैं। तो ये बड़ा फैसला हुआ है। और सीवेज को लेकर के अभी इन्होंने किया है कि जो भी सीवेज ट्रीटमेंट होगा उसका पानी लौट के फिर नहीं जाएगा। ये सीवेज का आपका सीवेज आया तो ट्रीट होकर फिर नदी में नहीं जाएगा, फिर वापस जाएगा। हाँ, उस पानी का अन्य गतिविधियां पार्क इत्यादि में और तमाम तरह की जो सेकेंडरी यूज ऑफ वाटर है एक्सेप्ट टू ड्रिंकिंग वाटर तो उसमें जाएगा। तो ये बड़ा इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट में भी एक किया। इंडस्ट्री को आगे देखिए, एक बार मैंने आपको पानी दे दिया, अब इस पानी को आप ले जाओ, बार बार रिसाइकिल करो, यूज करो। और हम तमाम इंडस्ट्री से बात चल रही है कि जिसमें हम लोगों को खुशी होती है कि उस इंडस्ट्रीज में उनको कहा गया कि आप चाहे बॉटलिंग करके पानी बेच लो या और तरीके से जो तमाम पानी की भी बाजार बिल्कुल देश में है तो उसमें इस्तेमाल हो। और चूंकि सरकार के पास उतना पैसा नहीं है तो इस तरह के तमाम जो उद्यम है जो जमीन के नीचे का पानी निकाल के बॉटलिंग कर रहे हैं वही सब पानी को इस्तेमाल करें, अलग तरीके से प्रयोग किया जाए उस पानी का। जी बिल्कुल, हम अपनी चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन हमें एक ब्रेक लेना होगा एक बार फिर से। उत्तर प्रदेश के करोड़ों लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने की जिम्मेदारी जिन कंधों पर है वो कंधे हैं अखिलेश जी के, जिनके प्रयास से सबको साथ लेकर हर समाज, हर वर्ग, हर तबके के लिए योजनाओं की शुरुआत हुई है। किसान इस प्रदेश का ही नहीं, इस देश की भी शान है। किसान अन्नदाता है। अखिलेश जी का मानना है कि किसान अगर दुखी है तो प्रदेश सुखी नहीं हो सकता। उसकी फसलों को समय पर पानी मिले ये उसका हक है। इसीलिए निशुल्क सिंचाई योजना के तहत सरकारी नहरों और नलकूपों से किसानों को सिंचाई के लिए मिलने वाले पानी को अपाशी शुल्क से मुक्त कर दिया गया है। चर्चा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्कर्ष जी, हम आपसे सवाल लेते हैं, जिस तरीके से इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है, गंगा के मॉडर्नाइजेशन पर बात कही गई है, ढेर सारे प्लांट लगाए जाएंगे, अलग अलग गंगा किनारे जो है कह रहे हैं एक अलग सी बस्तियों को डेवलप किया जाएगा, घाटों को सौंदर्यीकरण किया जाएगा, इससे कहीं नहीं लगता है कि और भी ढेर सारे नए आयाम खुलेंगे? नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, कोई एक परियोजना जब बनती है और इतने बड़े स्केल पर बनती है तो वो अपने साथ बहुत सारी अच्छी चीजें लेके आती है। आप देखिए इस पूरी परियोजना के भीतर जो डिजाइन बनी हुई है उसमें रोजगार सृजन बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई एक विशेष विभाग जो है वो काम कर देगा। ये इतनी बड़ी परियोजना है कि 7 राज्यों में नए रोजगार के अवसर बनेंगे। शहरों के ढांचागत बदलाव का बड़ा हम देखेंगे, गंगा के किनारे किनारे बहुत अच्छे बदलाव देखेंगे। और देखिए, जो अभी कहा पांडे जी ने, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि गंगा का जो पूरा संकट है वो दिल्ली से कानपुर तक मुख्य संकट है जी। और उसके बाद फिर भी हम कुछ स्थिति देखते हैं कि इलाहाबाद में से सुधरती है, बनारस में थोड़ी सी और सुधरी स्थिति होती है और आगे जाके। लेकिन मैंने कहा कि जब तक आप संस्कृति का में जो गिरावट आई है सामाजिक संस्कृति में, उस सांस्कृतिक गिरावट को जब तक वापस नहीं लाएंगे तब तक गंगा की संस्कृति को, मूल संस्कृति को हम वापस नहीं ला सकते। गंगा के किनारे 8 बायोडाइवर्सिटी पार्क भी डेवलप किए जाएंगे। मैं सब चीजों का बड़ा नहीं, मैं यही कह रहा हूं ना कि देखिए, बायोडाइवर्सिटी पार्क है। बायोडाइवर्सिटी पार्क एक तो एनवायरमेंट को, हमारे पर्यावरण को बहुत तब्दीली देगा, जो क्लाइमेट चेंज से जिससे हम जूझ रहे हैं वो क्लाइमेट चेंज की चुनौती को दूर है। और दूसरी बात यह कि फिर वो आम आवाम को शिक्षा भी देगा। वो एक जीता जागता मॉडल ऐसा होगा जहां से हमारे बच्चे, हमारी युवा पीढ़ी
समझेगी, सीखेगी और उस महत्व को समझेगी कि बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन हमारे भविष्य के लिए कितना जरूरी है। जी। जैसा कि अभी पांडे जी बता रहे थे कि अब आने वाले समय में इस योजना के तहत गंगा में वो पानी नहीं डाला जाएगा जो सॉलिड वेस्ट है, उसको गंगा में दोबारा मिलने नहीं दिया जाएगा। लेकिन इन सब चीजों में जन भागीदारी की भी बड़ी जरूरत होगी। इसमें स्टेट गवर्नमेंट हो, प्रशासन हो, लोकल मशीनरी हो या एक आम आदमी हो। आम आदमी को भी एक पहल करनी पड़ेगी। चलते फिरते जो नदियों में कूड़ा फेंक देते हैं, आप झिल्ली फेंक देते हैं, इन सब चीजों के लिए कड़ाई से भी एक नियम कायदे भी बनाने पड़ेंगे। उसका रख रखाव की भी जरूरत है और ढेर सारे आम आदमी को जागरूकता की भी जरूरत है। अब देखिए ना, ये बात इतनी महत्वपूर्ण बात है, ये इतनी महत्वपूर्ण बात है कि क्योंकि जल संकट पूरी दुनिया में हो रहा है और जल संकट और जल एक ऐसी चीज है जिसका हम बाकायदा इस्तेमाल कर सकते हैं वापस, बहुत सारी चीजें। और ये सिर्फ गंगा के लिए लागू नहीं हो रहा है। हम जैसे बिल्डिंगें जितनी बना रहे हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हमारे यहाँ कोई सिस्टम ही नहीं, मतलब एक जनरल सिस्टम में अडॉप्ट नहीं है। जबकि वो पानी इतना है, या हम अपने घर के प्रदूषित पानी को वापस करके, कुछ नहीं तो जब हम फ्लश करते हैं अपने टॉयलेट को, तो लगभग 5 से 20 लीटर पानी अलग अलग जगहों पे एक बार चला जाता है। ये तो सारा पानी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। इंडस्ट्रीज में इतनी अच्छी बात है कि किसी भी प्रोडक्शन के लिए पानी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हर बार नया पानी लेना जरूरी नहीं है। तो ये टेक्नोलॉजी जिस तरीके से लाई जा रही है, ये टेक्नोलॉजी लॉन्ग टर्म में बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि एक सीमित संसाधन को हम कितनी बार इस्तेमाल करके उसका असीमित लाभ लें, ये ज्यादा जरूरी है। पांडे जी, गंगा के लिए एक महत्वपूर्ण चीज होती है उसकी अविरल धारा। प्रदूषण के लिए ढेर सारे काम किए जा रहे हैं। गंगा में और पानी कहाँ से लाया जाएगा, इसके बारे में भी सोचने की ज्यादा आवश्यकता है। निश्चित रूप से ये पूरा कैचमेंट पे काम चल रहा है। इसमें हम छोटी छोटी नदियों पे, नालों पे, तालाबों पे भी काम कर रहे हैं। तो ये जो बारिश का पानी धरती पर गिरेगा, यथासंभव वहाँ जो सरप्लस होगा नदी में आ सकेगा। पहला तो ये है। दूसरा, गंगा एक्ट भी आने जा रहा है। बहुत खुशखबरी है लोगों के लिए, गंगा एक्ट। और उसमें सभी राज्यों से बात हो गई, सहमति भी बन गई, सारे राज्यों ने सहमति दी। एक कड़ा कानून आएगा आपके पास। अगर गंगा के साथ कोई खिलवाड़ करेगा ना, तो उसका खामियाजा भी भुगतेगा। एक तो ठीक है, उत्कर्ष जी की बात है कि देखिए संस्कारों में आया कि गंगा हमारी माँ है, गंगा हमारी जीवन धारा है, तो हम उसके लिए सहिष्णु बने ही। तो गंगा एक्ट भी आ रहा है और ये नाले उपनाले, नदियों, छोटी नदियों, तालाबों पर भी काम चल रहा है। और एक बड़ा खुशी होती है। मैं तो पिछले 1 दशक से पदयात्राएं कर रहा हूं तालाब को लेकर, नदियों। मैंने महसूस किया कि पहली बार कुछ लग रहा है कि नदी का मुद्दा भी, पानी का मुद्दा भी जनता का मुद्दा बन रहा है। और यूपी के आने वाले चुनाव में आप निश्चित देखिएगा कि गंगा और गोमती पर चर्चा हर सभा में होगी। यही हम जैसे पर्यावरण पर काम करने वालों लोगों के लिए खुशी का क्षण होगा कि जब पानी पर, नदी पर, पर्यावरण पर भी चुनाव में चर्चा हो और चुनाव के परिणाम अगर इन नदियों पर और इससे प्रभावित होने लगेंगे, ये भी एक अपने आप में आगे चल के इन सब परियोजनाओं पर अच्छा काम हो सकेगा। ये भी एक भरोसा इससे बनता है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडा में जो विषय जगह बना लेता है उस विषय पर तो काम होना ही होना है, आप तय मानिए। तो एक बड़ा खुशी का ये भी है। उत्कर्ष जी, लगभग कहा जाता है बहता पानी हमेशा साफ होता है। इसकी धारा को और तेज करने के लिए और किन प्रयासों की जरूरत आप समझते हैं? नहीं, देखिए, कोई भी नदी होती है उसका एक उद्गम होता है, लेकिन उस नदी का प्रवाह तब बनता है जब उसके बीच बीच में जो उसके छोटे छोटे उद्गम स्थल बनाती है नदियां। कोई नदी ऐसा नहीं है कि जैसे गंगा आई गंगोत्री से तो वही पानी सिर्फ नहीं है। पूरे गंगा के पेट में कई छोटे छोटे सोते होंगे, कई छोटे छोटे ऐसे व्यवस्थाएं होंगी जो पानी को और आगे और तेजी से नया पानी ले आ रही होंगी। उनको बचाना ज्यादा जरूरी है। ये जो पूरा केमिकल जिस तरीके से जा रहे थे, इन्होंने उस सोतों को बंद कर दिया था। तो जब प्रदूषण का स्तर कम होगा, जब बायोडायवर्सिटी प्रमोशन होगा, जब अगल बगल वृक्षारोपण होंगे, तो वो जो नेचुरल सोते हैं वो फिर से फूटेंगे और फिर वो अविरलता जो है और तेजी से हमारे सामने आएगी। एक और बड़ा कारण है खनन का। इसमें खनन पे एक बड़ी लगाम लगाने की आवश्यकता है। निश्चित। अभी मैं राज्यपाल जी से परसों इसी मुद्दे पर मिला और मैंने कहा उत्तर प्रदेश में एक जो है टिकाऊ बालू नीति, खनन नीति भी आनी चाहिए। तो उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे नदियां बर्बाद हो रही हैं, चाहे यमुना की बात है, चाहे गंगा की बात है, चाहे सरयू की बात है, सोन की बात है, तमाम कई नदियां तो मर गई हैं खनन माफियाओं के चलते। बड़ी बड़ी हाइड्रोलिक मशीनें लगी हैं और पीढ़ियों से हमारे संचित बालू को निकाल ले रही हैं। आगे आने वाले हमारे जो बच्चे होंगे वो कैसे घर बनाएंगे? हम बड़े बड़े महल खड़ा कर रहे हैं और एक कमरे में हम रहते हैं। तो घरों को लेकर भी नीति आनी चाहिए, खनन को लेकर भी नीति आनी चाहिए और इसमें राज्य सरकारों को बहुत संजीदगी, ईमानदारी से काम करना चाहिए कि देखिए आप टिकाऊ विकास की नीति आगे लाइए और आपको ये तय करना है कि सभ्यता को अगर निरंतर बनाए रखना है तो पहाड़ों को, नदियों को, वन को, झील को, बालू को, और एक खनन इसमें सबसे बड़ा दुश्मन है। पहाड़ का भी दुश्मन है, जंगल का भी दुश्मन है और नदियों का भी दुश्मन है। समग्रता में एक बड़ी चुनौती है। उत्कर्ष जी, खनन माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है, जिस तरीके से उन्होंने अपना मकड़ जाल फैला रखा है।
देखिए, पिछले 15 सालों में हमने तो ये देखा है कि उत्तर प्रदेश में खनन जो है किसी भी सरकार के लिए एक सोने की चिड़िया है। और अब स्थिति ये है कि उस मतलब एक हद से ज्यादा चीजें खराब हो चुकी हैं। जिस तरह से बुंदेलखंड में हम नदियों को देख रहे हैं, जिस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नदियों को देख रहे हैं, जिस तरह से पूर्वी उत्तर प्रदेश में नदियों को देख रहे हैं, एक नियम, एक किसी भी संसाधन का उपयोग